बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल MK प्रेपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और हम जो है वो पेडागोजी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो है वो हम SST, इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेड मास्टर और डिफरेंट एग्ज़ाम जो कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स पब्लिक सर्विस कमीशन में कंडक्ट किए जाते हैं, उसकी जो है वो एक सीरीज़ जो है वो पेडागोजी पोर्शन की हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन। टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन में हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज आपसे शेयर करेंगे। टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में पेश किया था। बेंजामिन ब्लूम्स ने जो है वो इसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया था। तो सबसे पहली जो इसमें जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरी है अफेक्टिव डोमेन और तीसरी है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इसका ताल्लुक मेंटल प्रोसेसेस के साथ होता है, थिंकिंग पैटर्न के साथ होता है कि आप किसी चीज को कैसे सोचते हैं, आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, आप चीजों को कैसे रिमाइंड करते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होती हैं। मेंटल प्रोसेसेस आप कह सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन किस लिए होती है? इफेक्टिव डोमेन डील्स विद वैल्यूज, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इन चीजों का ताल्लुक हमारी इफेक्टिव डोमेन से होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? वैल्यूज, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिवेशन। ये सारी चीजें जो है वो हमारी इफेक्टिव डोमेन से जो है वो इनका ताल्लुक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो हमारी डोमेन्स हैं इनको हम लर्निंग भी बोल सकते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग। तीसरी जो इसमें जो स्टेज है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में जो है वो हमारे मसल्स आ जाते हैं। मोटर का ताल्लुक होता है हरकत से। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जो होती है, बच्चों में जो भी स्किल डेवलपमेंट होती है उसको भी हम जो है साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों डोमेन में जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये हमारी फर्स्ट में आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन। इसको जो है वो बेंजामिन ब्लूम्स ने जो है वो 1956 में पेश किया था। अगर हम बात कर लेते हैं अफेक्टिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन को 1964 में डेविड क्रैथहॉल ने पेश किया था और साइकोमोटर जो डोमेन है इसको 1972 में सिम्पसन ने पेश किया था। तो ये 3 डोमेन्स जो है वो उनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ होता है। इसके अलावा जो है इट डील्स विद थिंकिंग प्रोसेसेस। थिंकिंग प्रोसेसेस कि हम जो है वो किसी चीज को कैसे सोचते हैं, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, इन चीजों का ताल्लुक जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के साथ होता है। मेंटल प्रोसेसेस को हम डील करते हैं, ये हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है, कैसे सोच रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसमें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे 6 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव और एज फॉलोज की जो स्टेजेस हैं वो 6 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डोमेन की जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहली स्टेज है वो है नॉलेज। नॉलेज क्या है? स्टूडेंट्स आर टू बी एबल टू रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं? किसी भी चीज को रिकॉल करते हैं, याद रख पाते हैं। इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जंग आजादी कब लड़ी गई थी। जंग आजादी जो है वो 1857 में जो है वो लड़ी गई थी। ये है नॉलेज। लेकिन स्टूडेंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि 1857 से पहले के हालात क्या थे, उसके बाद के हालात क्या थे। जस्ट उसको इतना नॉलेज होता है कि 1857 में जंग आजादी लड़ी गई, लेकिन स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मीनिंग होता है समझना, किसी भी चीज को समझना। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। यहां क्या होता है, स्टूडेंट्स उस चीज को समझ सकते हैं, समझने के बाद एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल पहले वाली एग्जांपल से रिलेट करूं तो आप इस तरह ले सकते हैं कि 1857 में जो है वो जंग आजादी लड़ी गई, लेकिन 1857 के पहले के हालात क्या थे, बाद के हालात क्या थे, स्टूडेंट इसके बारे में भी अवेयरनेस रखता है, वो इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा है। थर्ड स्टेज है एप्लीकेशन। पहली स्टेज थी नॉलेज, ये सबसे लोएस्ट स्टेज होती है कॉग्निटिव डोमेन में। उसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़ता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि जो नॉलेज हमने हासिल किया होता है उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डिग्री लेते हैं तो जो भी हमने नॉलेज हासिल किया होता है, उसके बाद जब हम जॉब करते हैं तो हमने हासिल किए हुए जो नॉलेज होता है उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जो पहली स्टेज थी नॉलेज, दूसरी थी कंप्रीहेंशन, तीसरी थी एप्लीकेशन। एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो माशरे में अच्छे अच्छे फैसले करता है, माशरे में सुलह सफाई करवाता है, तो वो क्या कर रहा होता है, अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा होता है। फोर्थ स्टेज आती है इसमें एनालिसिस की। एनालिसिस कहते हैं हम तज्जिया करना, तज्जिया करना। स्टूडेंट्स आर एबल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, चीजों को टुकड़ों की सूरत में बयान करते हैं। चीजों को टुकड़ों की सूरत में बयान करने से इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। अब आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं एनालिसिस कर रहे हैं हम कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का हम एनालिसिस करते हैं तो इसकी छोटी छोटी चीजों का हम तज्जिया करेंगे कि इसका वेट कितना है, इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड कितनी है, इसका प्रोसेसर कितना है, तो ये इसकी लुक कैसी है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसका एनालिसिस होंगी, किसका, कंप्यूटर का, क्योंकि हम उसको टुकड़ों में बयान कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, तज्जिया करना। तज्जिया करने के बाद जो हमारी स्टेज आती है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या हम करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। एनालिसिस में हमने क्या किया था, चीजों को टुकड़ों में बयान किया था, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम जो हमने हमारे डिफरेंट चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको हम जोड़ते हुए एक चीज जो है वो बनाएंगे, मतलब चीजों को जोड़ेंगे। जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये काम हम सिंथेसिस में करते हैं। जैसे कि एक बंदा है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो लेना चाहता है कंप्यूटर जिसकी रैम इतनी हो, जिसकी हार्ड इतनी हो, जिसका वेट इतना हो, तो बाद में वो डिसाइड करता है कि जो मुझे पेंटियम 1 लेना चाहिए, पेंटियम 2 लेना चाहिए, आईसी जो है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर लेना चाहिए। तो ये जो है वो सिंथेसिस आएगा जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यहां पे जोड़ रहा है। लास्ट स्टेज जो कॉग्निटिव डोमेन में है वो है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन कहते हैं जायजा लेना। इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो ये होती है वैल्यू जजमेंट करते हैं। वैल्यू जजमेंट किस चीज की करते हैं वैल्यूएशन में? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट। जो भी टेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, टेस्टिंग एलिमेंट्स 4 होते हैं, उसमें सबसे पहला आ जाता है टेस्ट, उसके बाद आती है मेजरमेंट, उसके बाद आती है असेसमेंट, उसके बाद आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है वो टेस्टिंग एलिमेंट्स में सबसे जो है वो एंड पे आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जजमेंट करते हैं। जजमेंट किस लिए करते हैं? हम करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, फैसला करने के लिए। तो ये थी कॉग्निटिव डोमेन की 6 स्टेजेस। अब हम चलते हैं David Krathwohl and Lauren Anderson revised cognitive domain in 2001 as under। डेविड क्रैथहॉल ने जो है वो बेंजामिन ब्लूम से जो 1956 में कॉग्निटिव डोमेन पेश की थी उसको रिवाइज किया था। रिवाइज जब किया था तो ये क्या थी, नाउन से वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जैसे आगे आप देखें, नॉलेज से
रिमेंबर। तो ये जो इसमें जो इवैल्यूएशन स्टेज है ये 5th नंबर पे आ रही है, और क्रिएट जो है वो इसकी लास्ट स्टेज है। बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंड करना, सेम मीनिंग है, एप्लीकेशन से अप्लाई, तो इसको जो रिवाइज किया था वो किया था डेविड क्रैथहॉल ने इन 2001 कॉग्निटिव डोमेन को। सेकंड नंबर पे जो हमारी डोमेन आ रही है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को डेविड क्रैथहॉल ने 1964 में पेश किया था। इट डील्स विद एटीट्यूड, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड इमोशंस। ये किस पे बात करती है? एटीट्यूड पे बात करती है, फीलिंग्स पे बात करती है, वैल्यूज पे बात करती है, इमोशंस पे बात करती है। जो भी हमारे अंदर इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जिनका ताल्लुक हार्ट के साथ होता है, हमारे दिल के साथ होता है, इसको जो है वो अफेक्टिव डोमेन में हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो है वो 5 सब स्टेजेस हैं, जिसको जो है वो डेविड क्रैथहॉल ने एक्सप्लेन किया है। उसमें जो पहली स्टेज है वो है रिसीविंग। रिसीविंग के अलावा इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं वो अटेंडिंग। अटेंडिंग में रिसीविंग क्या है? रिसीविंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। रिसीविंग इज रिलेटेड टू द रेडीनेस ऑफ लर्नर टू ज्वाइन ए क्लास, फॉर इंस्टेंस ज्वाइनिंग एक्टिविटीज ऑफ द क्लासरूम। कीवर्ड्स आर लिसन एंड अंडरस्टैंड। रिसीविंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अटेंडिंग भी वर्ड यूज होता है। रिसीविंग में क्या करते हैं कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो वो बच्चों से सवाल पूछता है कि क्या आप क्लास में टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो सारे बच्चे एक जो है वो आवाज में आपको बताते हैं कि जी सर हम तैयार हैं। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों में रिसीविंग मौजूद है, वो बच्चे टॉपिक को जो है वो पढ़ना चाहते हैं, टीचर जो है वो उनको एक्सप्लेन करेगा, इसके लिए बच्चे मेंटली तौर पर रेडी हैं। इसको जो है वो हम कहेंगे रिसीविंग। रिसीविंग के बाद जो है वो सेकंड स्टेज है रिस्पॉन्डिंग। पहली स्टेज थी इसमें रिसीविंग, जिसमें आपने बच्चों को रेडी कर लिया कि वो क्लास में जो है वो इंफॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ उसमें बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेंटली तौर पर रेडी नहीं होते। जब टीचर उनसे पूछता है तो वो कोई भी जवाब नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें रिसीविंग नहीं होती। तो टीचर क्या करता है, मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज के जरिए से, वार्म अप के जरिए से बच्चों में जो है वो रिसीविंग पैदा करने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग में जो हमने रिसीविंग की है उसके बारे में बच्चे जवाब देते हैं। जो बच्चों ने सीखा है उसका बच्चे जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। रिस्पॉन्डिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन और एक्टिविटीज। कीवर्ड्स आर आंसरिंग और परफॉर्मिंग। बच्चे जवाब देने के काबिल हो जाते हैं, बच्चे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने रिसीविंग की है उसके ऊपर उन्होंने अबूर कर लिया है। अब वो सेकंड स्टेज में आ गए हैं, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं इसके बारे में। थर्ड स्टेज है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या होती है? वैल्यूइंग इज अबाउट वैल्यू और वर्थ ऑफ लर्नर, लिंक्स विद स्पेसिफिक थिंग और फिनोमेना, फॉर एग्जांपल एप्रिशिएटिंग गुड राइटिंग। कीवर्ड्स इसके क्या है? एप्लीकेशन एंड शेयरिंग। वैल्यूइंग क्या है? वैल्यूइंग का मतलब होता है किसी भी चीज की कदर। पहली स्टेज में रिसीविंग भी हो गई, रिस्पॉन्डिंग भी होगी। अब जो आपने नॉलेज हासिल किया है बच्चे उसको कितनी अहमियत देते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं वैल्यूइंग में। इसके लिए कीवर्ड यूज होते हैं अप्लाई एंड शेयरिंग। आप जो है वो जो इंफॉर्मेशन आपने हासिल की होती है उसको आप जो है वो शेयर करते हैं, उसको जो है वो अप्लाई करते हैं। अफेक्टिव डोमेन में जो फोर्थ स्टेज है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हमने पहले स्टेज में पढ़ा था, हमने जो है वो बच्चों में रिसीविंग भी हो गई, बच्चों ने रिस्पॉन्ड भी कर लिया, बच्चों ने उसको अहमियत भी दी। अब हमने क्या करना है? उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। Organize here in organization all previous stages are organized, sorted. Keywords are relating and comparing. चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? उनको रिलेट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों के साथ। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है वो आती है फिफ्थ स्टेज, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, दिस इज द लेवल वेयर एन इंडिविजुअल डेवलप्स अ वैल्यू सिस्टम
which controls the behavior significantly for a longer period of time to create characteristic lifestyle, for example exposing safety awareness or practicing cooperation in group activities। कीवर्ड्स इसके क्या है? डिस्प्ले, वेरीफाई एंड सॉल्विंग। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं? आप किसी वैल्यू को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं, उसको अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसको डिस्प्ले करते हैं, उस वैल्यू को वेरीफाई करते हैं और उनको वेरीफाई करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये थी अफेक्टिव डोमेन की 5 स्टेजेस। अब हम तीसरी जो है वो स्टेज है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन पे बात कर लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन को 1972 में सिम्पसन ने पेश किया था। साइकोमोटर डोमेन क्या होती है? साइकोमोटर डोमेन क्या करती है? साइकोमोटर डोमेन इट डील्स विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। जो भी चीजें हमारी जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज में आ जाती हैं वो हम साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस करते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो मोटर होता है उसका मतलब होता है हरकत देना। अब जो मोटर स्किल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइन मोटर स्किल्स और एक होते हैं ग्रास मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं वो छोटे मसल्स होते हैं, जैसे मैं ऊपर देखता हूं, नीचे देखता हूं तो मेरी आंखों के मसल्स यूज हो रहे हैं, इसको हम फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर जो है वो स्किल्स कहते हैं। उसके बाद आती है ग्रास मोटर स्किल्स। ग्रास मोटर स्किल्स क्या होती है? मतलब जब मैं चलता हूं तो मेरे पांव के मसल्स यूज होते हैं, जब मैं लिखता हूं तो मेरे हाथों के मसल्स यूज होते हैं, इसको हम ग्रास मोटर स्किल्स कहते हैं। इसके अलावा जो साइकोमोटर डोमेन है वो बात करती है स्किल डेवलपमेंट पे, कि आप अपने अंदर स्किल को डेवलप कैसे करते हैं। इन चीजों को भी जो है वो हम साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस करते हैं। इसकी जो है वो 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो है परसेप्शन, जो इसकी लोएस्ट स्टेज है। परसेप्शन में क्या है? दिस is the tendency to use sensory prompts to direct motor activity. This arises from sensory stimulation by idea assortment to paraphrasing, for example to observe use of computer to operate later। कंप्यूटर को ऑब्जर्व करना ताकि बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकें। बात करते हैं परसेप्शन की। इसकी अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो कोई भी चीज आप अपनी बॉडी से पूछते हैं कि क्या मैं इसको फिजिकली जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं, तो ये चीजें परसेप्शन में आ जाती हैं। उसके बाद स्टेज आती है सेट की। सेट में आप क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन, इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल, मोटर, इमोशनल, मेक सेट दैट यू कैन डू दिस। पहली स्टेज थी परसेप्शन। परसेप्शन में आपने ये देख लिया कि ये मैं काम कर सकता हूं। सेकंड में आप इसको करने की कोशिश करने के लिए सेट बना लेते हैं कि मैंने इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो ये आ जाएगा हमारी सेकंड स्टेज में, कि मतलब हम उसका सेट बना लेते हैं। सेट बनाने के बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है गाइडेड रिस्पॉन्स की। गाइडेड रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? दिस इन्वॉल्व्स बिगिनिंग फेजेस इन लर्निंग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्किल विच कंटेन्स मेयरली इमिटेशन ऑफ एक्शन, डूइंग समथिंग एंड टेकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एन एफर्ट टू कंपोज पीस ऑफ राइटिंग ऑन कंप्यूटर। गाइडेड रिस्पॉन्स में आप क्या करते हैं? पहली स्टेज में आपने परसेप्शन, अपना कोई भी आइडिया कि आप उसको फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं, आपने देख लिया, आपने उसके लिए सेट भी बना लिया। गाइडेड रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे? आप गाइडेड रिस्पॉन्स में जो एक्सपर्ट होगा उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि मैं इसको जो है वो करना चाहता हूं, फिजिकली परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं इसको कैसे परफॉर्म करूं। अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं तो आपने बहुत से क्रिकेटर्स देखे होंगे जो कि क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सबकी बैटिंग एक जैसी नहीं होती। सबकी जो बैटिंग का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। और ये जो हम काम करते हैं ये हम करते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स में। काम जो है वो हमने देख लिया है कैसे परफॉर्म करना है, अब उसको परफॉर्म करने के लिए हम उनसे, एक्सपर्ट से जो है वो उनकी राय ले रहे हैं कि हम उसको कैसे परफॉर्म करें। तो तीसरी स्टेज में हम एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है? एट
At this stage, the acquired responses become usual or customary and skills can be completed with a bit of confidence and expertise. For example, mother becomes expert in cooking new dish after a regular cooking practice. माँ जो है वो खाना बनाने में माहिर हो गई है क्योंकि वो खाना बनाती आ रही है, वो उसमें एक्सपर्ट हो गई है। ये काम किस में करते हैं? मैकेनिज्म में। सबसे पहली स्टेज में परसेप्शन, फिर हमने सेट बनाया, सेट बनाने के बाद हम एक्सपर्ट के पास गए, एक्सपर्ट के पास जाने के बाद हमने उनसे जो है वो गाइडेंस ली, गाइडेंस लेने के बाद हमने क्या किया कि हमने उस चीजों को, उस काम को परफॉर्म किया। इसमें हम मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। मतलब जो हमने काम सीखा है उसको हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। जब खुद से कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं हम यहां पे, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं हम मैकेनिज्म में। चीजों को खुद से करते हैं और उसमें जो है वो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म के बाद स्टेज आती है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? दिस कंटेन्स परफॉर्मिंग एक्ट्स विदाउट एनी फियर और हेजिटेशन एंड इनवॉलंटरी परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ लर्नर इज एबल टू टाइप ए रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? पीछे वाली स्टेज में हमने क्या किया? डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हो रहे हैं। हमने उस चीज को मुकम्मल तौर पे अब सीख लिया है, अब हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या है कि वो जो बंदा है जिसने वो स्किल्स को सीख लिया है, अब वो टाइपिंग कर सकता है। तो मतलब अब वो कीबोर्ड को देखे बगैर टाइप कर रहा है। तो इसमें क्या है कि उसने उस स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। ही हैज कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। उसके बाद आती है स्टेज हमारी एडेप्टेशन। In this category, the acts and skills are highly developed. इस जो स्टेज में जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके एक्ट्स हैं, वो हाईली डेवलप हो जाते हैं। दिस enables individual to encounter efficiently to unseen, unanticipated experience. अडेप्टेशन में क्या करते हैं? अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जिस तरह की कंडीशन है उस तरह की कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना, उसको फेस करना। जैसे मैंने पहले आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी है, तो एक जो क्रिकेटर होता है, बैटर होता है, उसको हर जगह सेम पिच पे खेलने के लिए बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि उसको डिफरेंट जो है वो पिचेस पे बैटिंग करने का मौका मिलता है। तो जैसे वो डिफरेंट पिच पे जाता है, अपने जो स्किल्स होते हैं अपने आप को वहां के माहौल में जो है वो एडजस्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के बाद जो है वो लास्ट स्टेज जो साइकोमोटर डोमेन में आती है वो है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन में हम क्या करते हैं? व्हेन यू बिकम मास्टर इन पर्टिकुलर प्रोफेशन यू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट इट एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड फाइनली योर वर्क विल बिकम अ ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, हिटिंग अ सिक्स इन डिफरेंट स्टाइल इन अ क्रिकेट, पीपल लाइक इट एंड फॉलो दिस। यहां पे आप करते हैं, क्या करते हैं कि यहां पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए और जो आपको लोग फॉलो करना शुरू कर दें और आपका जो काम है वो एक ट्रेंड बन जाए। इसकी एग्जांपल क्या है कि आप डिफरेंट स्टाइल में जो है वो सिक्स लगाते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेशन। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 स्टेजेस। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है ताकि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्क्स जो है वो हासिल कर सकें। तो इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको याद करना एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपने करना क्या है कि 19 को याद कर लेना है। कॉग्निटिव डोमेन को 1956 में पेश किया गया था।
बेंजामिन ब्लूम्स ने इसको पेश किया था, तो उसके 8 साल बाद 1984 में जो है वो डेविड क्रैथहोल ने अफेक्टिव डोमेन को बयान किया था। तो इसमें 8 साल का गैप है, और उसके 8 साल के बाद जो है वो सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को 1972 में पेश किया था। तो जब आप चीजों को ऐसे लिंक करेंगे तो आपको पेपर में चीजों को याद रखने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये थे इसको इनके मुख्तलिफ जो सालों में इन डोमेन्स को पेश किया गया उसको याद रखने का एक फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्टेजेस हैं। पेपर में वो पूछता है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो एप्लीकेशन है वो कितने नंबर पे आती है, उसका नंबर क्या है, उसकी स्टेज कौन सी है। तो जब आप हर जो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को यूज करते हुए एक वर्ड अपने माइंड में रख लेंगे तो आप इजीली जो है वो उनकी स्टेजेस को देख पाएंगे। जैसे पहली है नॉलेज, दूसरी है कंप्रीहेंशन, तीसरी है एप्लीकेशन, फिर है एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। तो आपने क्या करना है, पहले पहले वर्ड को जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद आती है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन में भी आपने एक वर्ड बना लेना है, जैसे RRVOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। जब पहला वर्ड आपने अपने माइंड में रखा होगा तो इसकी स्टेज में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर में वो पूछेगा सबसे हाईएस्ट लेवल की जो स्टेज है अफेक्टिव डोमेन में वो कौन सी है। तो जब आपके माइंड में ये वर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आप बता देंगे जी कैरेक्टराइजेशन जो है वो लास्ट पे आती है, रिसीविंग और अटेंडिंग शुरू में आती है। उसके बाद आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के लिए भी आपने क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर है सबके किसी में भी सेम नहीं है तो आपने उनको जो है वो यूज करते हुए एक वर्ड बना लेना है, PSGMCOO। यहां पे P का मतलब परसेप्शन है, S का मतलब सेट है, G का मतलब गाइडेड रिस्पॉन्स है, M का मतलब मैकेनिज्म है, C का मतलब कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स है, A का मतलब अडेप्टेशन है और O का जो मतलब है वो है ओरिजिनेशन। तो ये फार्मूला आप यूज करते हुए इजीली जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की तीनों स्टेजेस को, तीनों डोमेन्स को इजीली याद कर सकते हैं और पेपर में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के एमसीक्यूज के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला एमसीक्यू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉलेज 1 लेवल ऑफ लर्निंग, लोएस्ट, हाईएस्ट, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो हमने पहले जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब यहां पे देखिए हम उसको अप्लाई करेंगे। ये हमने एक फार्मूले में याद किया था KCAACE। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉलेज जो है उसमें वो पहली स्टेज है, लोएस्ट स्टेज है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, 3 डोमेन्स, 4 डोमेन्स एंड 5 डोमेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 डोमेन्स। इसमें कौन कौन सी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में डोमेन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है आपकी कॉग्निटिव, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निटिव के बाद आ जाती है आपकी अफेक्टिव डोमेन और फिर आपकी आ जाती है साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 डोमेन्स हैं जिसको जो है हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हैं। इसको याद करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं वो ट्रिपल एच का। ट्रिपल एच क्या है जी? ट्रिपल एच का मतलब यह है कि पहला जो एच है वो है कॉग्निटिव डोमेन से, उसका ताल्लुक हेड, मतलब हमारे ब्रेन्स में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको जो है वो हम कॉग्निटिव डोमेन के साथ एसोसिएट करते हैं, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड एच जो कि जुड़ा हुआ है अफेक्टिव डोमेन के साथ। अफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं कि ये पहला था एच हेड का, और यहाँ पे जो है वो हमारी हार्ट के साथ, हमारे दिल के साथ जो हमारी एटीट्यूड, हमारी फीलिंग, हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं उनको जो है वो हम अफेक्टिव डोमेन में डिस्कस करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो एच आता है वो है हैंड, मतलब हम अपने हाथ से फिजिकली कोई भी चीजों को परफॉर्म करते हैं तो वो जो है वो साइकोमोटर डोमेन में आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे एमसीक्यू है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1946
1956, 1966, 1976। तो इसका आंसर है 1956। यहां पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे वो पूछता है कि डेविड क्रैथहोल ने इफेक्टिव डोमेन को कब पेश किया था, तो सिंपल सी बात है 8 इयर्स हम ऐड करेंगे तो 1964 था उसका आंसर। वो पूछता है सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को कब पेश किया था, तो इसमें 8 ईयर और डाल दें 1972। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करते हुए इजीली इसको याद रख सकते हैं ताकि आप पेपर में पूछे जाने वाले किसी भी एमसीक्यूज को हल कर पाए। फोर्थ नंबर पे हमारा एमसीक्यूज है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है उसको प्रेजेंट किया था बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में। क्या किया था उसने मेंटल प्रोसेसेस को डील किया था। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग। तो इसमें जो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो है अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। सेम फार्मूला आप यूज करते हुए हमने इसको बनाया था फार्मूला RRVOC। रिसीविंग का मतलब अटेंडिंग भी होता है, तो आप यहां पे रिसीविंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, तो अटेंडिंग इज द राइट ऑप्शन। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमेना इज अटेंडिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो आप किसी चीज को अटेंड कर रहे हैं, उसको जो है वो आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप तैयार हैं, तो ये अटेंडिंग में आ जाएगा, रिसीविंग में आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यूज नंबर 7 है द एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, नन ऑफ अबव। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, इन पांचों चीजों को हम डिस्कस करते हैं अफेक्टिव डोमेन में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यूज है विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल और मोटर स्किल से रिलेटेड है, और इसमें ये जो है वो आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है साइकोमोटर डोमेन। MCQs number 9 the focus of cognitive domain is physical and motor skills, intellectual skills, attitude and interest, none of above। तो जो ऑप्शन ए है फिजिकल एंड मोटर स्किल, तो ये तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो इसके ऊपर बात करती है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स की अगर हम बात कर लें तो जो मेंटल पैटर्न होते हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, उसको जो है वो डील करती है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन और जो एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट होते हैं उसको डील करती है अफेक्टिव डोमेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है। दैट कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स इट डील्स विद। MCQs number 10 psychomotor domain was classified by Simpson in 1962, 1972, 1982 and 1992। तो हमने पहले भी इसका एक फॉर्मूला था जो हमने याद किया था 1956 में कॉग्निटिव डोमेन है, 8 साल बाद 1964 में जो है वो अफेक्टिव डोमेन है, और उसके 8 साल के बाद 1972 में साइकोमोटर डोमेन को एक्सप्लेन किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1972।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स क्रैथहॉल इन 1954, 1964, 1974 एंड 1984। तो डेविड क्रैथहॉल ने जो अफेक्टिव डोमेन थी उसको 1964 में पेश किया था, राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 11, द साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन 4 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स एंड 7 ग्रुप। तो साइकोमोटर डोमेन के जो है वो 7 ग्रुप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। उसमें पहला है परसेप्शन है, फिर सेट है, फिर गाइडेड रिस्पांस है, फिर मैकेनिज्म है, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस है, और उसके बाद अडेप्टेशन है, और लास्ट जो है वो ओरिजिनेशन है। तो इसकी जो है वो 7 सब ग्रुप्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन? ऑप्शन ए अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो अफेक्टिव डोमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बात करता है तो वो पहला जो एस्पेक्ट है वो है अटेंडिंग। आप उसको अटेंड करना चाह रहे हैं तो ये इसका पहला जो है वो मरहला है। राइट आंसर इज अटेंडिंग, रिसीविंग। एमसीक्यूज नंबर 13, अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू। तो हम पढ़ चुके हैं अफेक्टिव डोमेन जो है वो 5 सब ग्रुप्स पे बेस करती है। सेम फार्मूला RRVOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 14, टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज। मटेरियल की वर्थ को समझना और उसकी वैल्यू बयान करना एनालिसिस है, एप्लीकेशन है, नॉलेज है या इवैल्यूएशन है। तो ये हम काम जो है वो इवैल्यूएशन में करते हैं। हम जायजा लेते हैं उसकी वर्थ का, उसकी अहमियत का। किस लिए? ताकि हम डिसीजन ले सकें। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द राइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सेम फार्मूला, वर्ड आपके माइंड में होगा तो आप इजीली इसकी स्टेजेस के बारे में बता सकते हैं। कोई भी स्टेज आपसे पूछ लेता है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, कैरेक्टराइज, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये इसकी जो है वो 6 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डोमेन की। उसके बाद आती है नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद। पहला ऑप्शन है कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज, इवैल्यूएशन। राइट आंसर, किसी भी चीज को याद करना ये नॉलेज में आ जाएगा। टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को जो है वो समझना, अंडरस्टैंड करना, ये जो है वो इसकी कंप्रीहेंशन में आ जाएगा, उसको समझना। एमसीक्यूज नंबर 18 है, टू यूज प्रीवियस लर्न्ड मटेरियल इनटू न्यू सिचुएशन इज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज एंड एनालिसिस। जो आपने पहले से मटेरियल याद किया हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उनको यूज करते हुए आपने अप्लाई करना है न्यू सिचुएशन में, इसको हम जो है वो एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और हमारा जो है वो एक लाइव सेशन जो है वो एक चल रहा है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।